कभी सोचा है कैसे मतलब एक अकेली कोशिका से हम्म। पूरा जीवन इतना जटिल, इतना बड़ा बन जाता है? हाँ, ये कमाल की बात है। इसका राज छिपा है कोशिका विभाजन में, एक अद्भुत और बड़ी सटीक प्रक्रिया। बिल्कुल। आज हम इसी बुनियादी प्रक्रिया की गहराई में उतरेंगे, जिससे कोशिकाएं मतलब अपनी संख्या बढ़ाती हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो कोशिका विभाजन की मूल बातें और खासकर समसूत्रण यानी माइटोसिस उस पर रोशनी डालती है। हाँ, माइटोसिस पर फोकस रहेगा आज। तो हमारा मकसद है इस जरूरी जैविक क्रिया को समझना कि कोशिकाएं इतनी अचूकता से खुद को कैसे दोहराती हैं। चलिए समझते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। आखिर ये कोशिका विभाजन है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे एक कोशिका बंटकर मतलब विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। अच्छा। और इसमें वो अपना आनुवंशिक खजाना मतलब डीएनए और बाकी का सामान, वो कोशिका द्रव्य वगैरह बराबर बांट देती है। ठीक है। हाँ, और बहुकोशिकीय जीवों में ये बंटवारा मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है। दो तरीके? हाँ। कौन से? एक है समसूत्रण या माइटोसिस। इसमें बनने वाली नई कोशिकाएं बिल्कुल अपनी जनक कोशिका जैसी होती हैं, मतलब आनुवंशिक रूप से एकदम समान, हूबहू नकल। हाँ बिल्कुल। दूसरा है अर्धसूत्रण या मियोसिस। ये खास है लैंगिक जनन कोशिकाओं के लिए। इसमें आनुवंशिक जानकारी आधी हो जाती है। अच्छा। वो अंडाणु और शुक्राणु बनाने के लिए। और भी प्रकार हैं विभाजन के, पर आज हम माइटोसिस पर ही ध्यान देंगे क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। सही। तो ये विभाजन ऐसी अचानक शुरू नहीं हो जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़े घटनाक्रम का हिस्सा है जिसे कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल मतलब कोशिका की पूरी दिनचर्या विभाजन से पहले की। हाँ, यूं समझ लीजिए तैयारी का पूरा रूटीन। और इस चक्र का ज्यादातर समय वो अंतरावस्था यानी इंटरफेज में बीतता है। इंटरफेस? पहले लगता था ये शायद आराम का समय है। हाँ, पहले यही सोचते थे, पर असल में ये तैयारी का सबसे सक्रिय, सबसे बिजी दौर है। अच्छा, क्या होता है इसमें? इसमें कोशिका पहले तो खूब बड़ी होती है, प्रोटीन वगैरह बनाती है। ये है G1 फेज। G1, ग्रोथ 1। हाँ, समझ सकते हैं। फिर आता है सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण कदम, S फेज। इसमें कोशिका अपने पूरे डीएनए की हूबहू कॉपी बनाती है ताकि दोनों नई कोशिकाओं को पूरा सेट मिल सके। बिल्कुल। फिर G2 फेज में वो विभाजन के लिए जरूरी और प्रोटीन बनाती है और थोड़ी और बढ़ती है। ये सब तैयारी है M फेज के लिए। और ये तैयारी कितना वक्त लेती होगी? यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, एक औसत मानव कोशिका का पूरा चक्र करीब 24 घंटे का होता है। 24 घंटे? हाँ, और उसमें से 23 घंटे से भी ज्यादा सिर्फ इस तैयारी यानी इंटरफेज में लगते हैं। अरे बाप रे, 30 घंटे तैयारी? जी हाँ, जबकि वास्तविक विभाजन जिसे M फेज कहते हैं वो मुश्किल से 1 घंटे में पूरा हो जाता है। कमाल है। मतलब 95% से ज्यादा टाइम तो बस तैयारी में। बिल्कुल। और देखिए, यीस्ट जैसी साधारण कोशिका में ये पूरा चक्र सिर्फ 90 मिनट का होता है। बस 90 मिनट? हाँ। लेकिन क्या सभी कोशिकाएं हमेशा ऐसे विभाजित होती रहती हैं या कुछ रुक भी जाती हैं? नहीं, सब नहीं। कुछ कोशिकाएं, खासकर जब वे पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, जैसे हमारे दिल की मांसपेशी कोशिकाएं या फिर तंत्रिका कोशिकाएं मतलब न्यूरॉन्स। हाँ, न्यूरॉन्स। वो इस कोशिका चक्र से बाहर निकलकर एक शांत अवस्था में चली जाती हैं। उसे G0 फेज कहते हैं। G0 मतलब जीरो ग्रोथ? हाँ, कह सकते हैं। वे सक्रिय रहती हैं, अपना काम करती हैं, लेकिन सामान्यतः विभाजित नहीं होती। इसीलिए शायद नर्व्स में चोट लग जाए तो ठीक होना इतना मुश्किल होता है। हाँ, ये एक बड़ी वजह है। उनकी विभाजित होने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। तो अच्छा, इंटरफेस की इतनी लंबी तैयारी के बाद आता है M फेज। हाँ। मतलब असली विभाजन का टाइम। जी, M फेज। इसमें दो मुख्य काम होते हैं। पहला है केंद्रक का बंटवारा, जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस? हाँ, जहाँ डीएनए होता है। और फिर पूरी कोशिका के बाकी हिस्से यानी कोशिका द्रव्य का बंटवारा, जिसे साइटोकिनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है फिर? माइटोसिस इसी केंद्रक के बंटवारे कैरियोकाइनेसिस का एक तरीका है। वो तरीका जिससे दो एकदम समान केंद्रक बनते हैं। अच्छा, माइटोसिस इज इक्वल टू केंद्रक का समान विभाजन? हाँ, माइटोसिस ये पक्का करता है कि दोनों नई बनने वाली कोशिकाओं को गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स का एकदम सही और पूरा सेट मिले, कोई कमी या ज्यादती न हो। और ये कैसे होता है? इसके भी चरण होंगे?
हाँ, इसके चरण हैं बिल्कुल। संक्षेप में बताऊं तो पहले गुणसूत्र तैयार होते हैं, मोटे और स्पष्ट दिखने लगते हैं। ये है प्रोफेज। प्रोफेज, पहला फेज। हाँ, फिर वो सब कोशिका के बिल्कुल बीच में एक लाइन में आके लग जाते हैं ताकि बराबर बंटवारा हो सके। ये है मेटाफेज। मेटा मतलब बीच में। बिल्कुल। इसके बाद हर गुणसूत्र की जो कॉपी बनी थी, सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो अलग होकर कोशिका के विपरीत सिरों मतलब पोल्स की तरफ जाती हैं। ये है एनाफेज। वो खींच जाती हैं दोनों तरफ। हाँ, बिल्कुल। और अंत में टीलोफेज में दोनों सिरों पर नए केंद्रक बन जाते हैं, गुणसूत्र वापस पतले होने लगते हैं और कोशिका विभाजन के अगले चरण के लिए तैयार होती है। वाह, मतलब बड़े सदैवे तरीके से पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी की 2 कॉपी बनकर अलग अलग हो गई। एकदम सटीक तरीके से। और फिर आता है आखिरी कदम, कोशिका द्रव्य का विभाजन। हाँ, साइटोकाइनेसिस। एक बार जब 2 नए केंद्रक बन जाते हैं तो कोशिका का बाकी हिस्सा, वो जो तरल पदार्थ और अंगक है, वो भी बन जाता है। ये कैसे होता है जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ पिचकना शुरू होती है। एक खांच सी बनती है जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं। अच्छा, जैसे कोई धागा कस रहा हो बीच में। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझिए। वो खांच गहरी होती जाती है और आखिर में कोशिका को 2 हिस्सों में बांट देती है। और पौधों में? उनमें तो वो सख्त सेल वॉल होती है। सही कहा। पौधों में प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उनमें ये अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर कैसे? कोशिका के बीच में छोटे छोटे टुकड़े जमा होकर एक प्लेट जैसी संरचना बनाते हैं। इसे कोशिका प्लेट या सेल प्लेट कहते हैं। अच्छा। ये प्लेट धीरे धीरे बढ़ती है और किनारों तक पहुंचकर कोशिका को 2 में बांट देती है। बाद में यही प्लेट नई कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बन जाती है। समझ गया। तो मतलब जंतुओं में बाहर से अंदर पिचककर और पौधों में अंदर से बाहर दीवार बनाकर। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने समझा कि कोशिका विभाजन सिर्फ कोशिका का यूं ही बट जाना नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और नियंत्रित प्रक्रिया है। जी हाँ। इसमें एक लंबी तैयारी का चरण है, इंटरफेज, फिर केंद्रक का बिल्कुल सटीक विभाजन, माइटोसिस, और अंत में कोशिका द्रव्य का बंटवारा, साइटोकाइनेसिस। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइटोसिस ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जो भी नई कोशिकाएं बने, वो आनुवंशिक रूप से अपनी जनक कोशिका की हूबहू नकल हों। एकदम आइडेंटिकल। हाँ, यही स्थिरता जीवन का आधार है। शरीर ठीक से काम करता रहे, इसके लिए जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि परिपक्व तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स अक्सर G0 अवस्था में रहती हैं। वो विभाजित नहीं होती। हाँ। तो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर जो ठीक होने की क्षमता इतनी सीमित होती है, उसको देखते हुए इस G0 अवस्था को समझना या शायद उसे बदलने का तरीका खोजना भविष्य में इलाज के लिए कितना अहम हो सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम कोशिकाओं को जरूरत पड़ने पर G0 से बाहर निकालकर फिर से विभाजित करवा सकें, हाँ। तो शायद नर्वस सिस्टम के चोटों के इलाज में क्रांति आ सकती है। इस पर बहुत रिसर्च चल रही है और भविष्य में संभावनाएं बहुत है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही।